हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम आ चुके हैं हमारे पाठ 11 पर, जिसका नाम है कविता का कमाल। बच्चों, पिछले वीडियोस में अब तक हम हमारे 10 पाठ, उनकी व्याख्या और उनका अभ्यास पूर्ण कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ 11 कविता का कमाल। बच्चों, यह जो पाठ है, यह जो कथा है, यह असल में एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ क्या होता है? लोक कथा का अर्थ होता है वह कथा, वह कहानी जो आम तौर पर समाज में किसी स्थानीय क्षेत्र में लोगों द्वारा आपस में एक दूसरे को सुनाई जाती है। बहुत बार यह कथाएं स्थानीय भाषा में भी होती हैं। तो वैसे ही यह भी एक लोक कथा है जो लोगों के मुंह से चलती हुई हम तक यहाँ पहुँची है। इसका कोई प्रमाण नहीं होता, ये बस लोगों की कहानियाँ होती हैं। तो चलिए, इस लोक कथा को हम पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह बहुत मनोरंजक कथा है। ठीक है बच्चों, चलिए संपूर्ण व्याख्या। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। कहाँ की बात है? बहुत पुराने समय की बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था और माँ और बेटा बहुत ही गरीब थे। क्या था? माँ और बेटे दोनों ही बहुत गरीब थे। मदन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था और दोनों बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। उनके पिताजी नहीं थे, इसलिए उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वह कमा नहीं सकते थे। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। मदन क्या करता था? मदन बिल्कुल अपनी माँ की सहायता न करके खेल कूद में ही अपना पूरा समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर आ। क्या कहा मदन की माँ ने? कि अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, अब तुझे बाहर जाना होगा, कुछ काम करना होगा, थोड़े पैसे कमा कर लाने होंगे, तभी घर चल पाएगा। क्योंकि खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे से ही अनाज आता है, उसी से हम खाना खाते हैं। मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, तो कुछ पैसे कमा कर ला, तभी मैं तुझे कुछ खिला पाऊंगी। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था। क्या सोच रहा था वह? कि कैसे पैसे कमाए जाएं, पैसे कमाने के लिए क्या किया जाए, क्या काम किया जाए। ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसने कभी आज तक कोई काम किया ही नहीं था। वह हमेशा खेल कूद में ही व्यस्त रहता था। तो मदन घर से निकल पड़ा और गहरी सोच में डूब गया कि पैसे कैसे कमाने चाहिए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज आई। ढिंढोरा क्या होता है बच्चों? एक बड़ा सा ढोल। देखिए यहाँ चित्र में एक बड़ा सा ढोल, नगाड़े जैसा एक ढोल होता है जिसे बजाया जाता है किसी भी चीज को सूचित करने के लिए। पुराने समय में किसी भी चीज की सूचना देने के लिए नगाड़े और ढिंढोरा बजा करके लोगों को एकत्रित किया जाता था। इसीलिए कहावत भी है, ढिंढोरा पीटना, यानी सबको बता देना, शोर करके सबको बता देना, वही होता है ढिंढोरा। तो अचानक से ढिंढोरा पीटने की आवाज मदन को सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। क्या ढिंढोरे पे क्या आवाज हो रही थी? क्या सूचना दे रहे थे ढिंढोरे पीटने वाले? सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। क्या होता है कवि सम्मेलन? जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, मिठाइयों का सम्मेलन, यानी मिठाइयां एकत्रित होकर चर्चा कर रही थी, वैसे ही कवि सम्मेलन यानी कि बहुत सारे कवि मिलकर के आपस में कविता गाते हैं, एक एक करके अपनी कविताएं सुनाते हैं। तो कवि सम्मेलन हो रहा है राज दरबार में। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां, कितनी? 100 अशर्फियां पुरस्कार में दी जाएंगी। अशर्फियां क्या होता है? सोने की मुद्राओं को अशर्फिया कहते हैं। सोने के सिक्के जैसे इस प्रकार की मुद्राएं होती थी, उन्हें अशर्फियां कहा जाता था। तो क्या कहा कि 100 अशर्फियां दी जाएंगी, जो सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसे पुरस्कार में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। क्यों? क्योंकि 100 अशर्फियां मिल रही थी। यह तो बात बना बनाया अवसर मिल गया। क्यों? क्योंकि केवल कविता सुनानी है और 100 अशर्फियां मिल जाएंगी। माँ ने कहा ही था कुछ पैसे कमा कर लाओ तब खाने को मिलेगा। तो यहां पर मदन को बना बनाया अवसर मिल गया। किस बात का अवसर? पैसे कमाने का अवसर। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा।
कहाँ चल पड़ा? राजमहल। राजमहल कहाँ पर था? राजधानी में था। जैसे हर राज्य की अपनी राजधानी होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी राजधानी में राजमहल था, राजा का घर था। तो वहाँ सीधे मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी, तो कविता कैसे सुनाएगा और क्या सुनाएगा? मदन ने आज तक कभी कोई कविता नहीं लिखी थी। वहां पहुंचकर क्या सुनाएगा? उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ तो सूझ ही जाएगा, चलिए थोड़ी चलते हैं आगे। क्या सोचा मदन ने? थोड़ा आगे चलता हूं, कुछ ना कुछ तो रास्ते में सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने क्या देखा? एक कुत्ता दिखाई दिया। वह कुत्ता पंजों से अपने पंजों से जमीन को खुदर रहा था, खोद रहा था। वह जमीन को खोदने में लगा था। यदि आपने कुत्तों को कभी देखा होगा तो अक्सर कुत्ते ऐसा करते हैं, वह जमीन को अपने नाखूनों से खोदते हैं। तो कुत्ता उसी में लगा हुआ था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति तुरंत सोच ली। क्या पंक्ति सोची मदन ने? मदन ने सोचा, खुदर खुदर क्या खोदत है। मदन ने सोचा, खुदर खुदर का खोदत है। इसका क्या अर्थ हुआ कि तुम खुदर खुदर के क्या खोद रहे हो? खुदर खुदर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि वह उसे दोहराते हुए आगे बढ़ता चला, और आगे बढ़ते हुए उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। अब तालाब के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? वहां उसने देखा एक भैंस पानी पी रही थी। देखिए यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है, एक भैंस पानी पी रही है तालाब से। तो उसे अपनी कविता की दूसरी पंक्ति याद आ गई। उसने क्या कहा? सुरुर सुरुर का पीबत है। भैंस से उसने क्या कहा? सुरुर सुरुर का पीबत है। ऐसा उसने कहा और मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ गया। इतने में ही उसे पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया क्या कर रही थी? डालों पर, शाखों पर, पत्तों में से, बीच में से झांक रही थी, और झांक कर इधर उधर अपना मुंह निकाल करके कुछ ढूंढ रही थी, जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो, झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से तुरंत निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? ताक झांक का खोजत है। उसने क्या कहा चिड़िया से? ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता हुआ आगे बढ़ता गया। रटते रटते अपने आप एक पंक्ति उसे सूझ गई। क्या सूझी? अब उसने तीन पंक्तियां तो बना ली। एक तो सबसे पहले खुदुर खुदुर का खोदत है, कुत्ता खोदता हुआ दिखा। फिर जो भैंस पानी पी रही थी उसे देखकर याद आया सुरुर सुरुर का पीबत है, और चिड़िया को देखकर याद आया ताक झांक का खोजत है। फिर चौथी पंक्ति उसे अपने आप याद आ गई, हम जानत का ढूंढत है। क्या पंक्ति याद आई उसे? हम जानत का ढूंढत है। आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, कैसी पंक्तियां हैं ये? आगे पता चलेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। चलिए, तो अब क्या हुआ फिर आगे? अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। क्या होने लगा? वह बहुत उत्साहित हो गया, बहुत खुश हो गया। उसके मन में लड्डू फूटने लगे कि कितने आराम से उसने कविता की रचना कर ली। वह एक कविता रचता चला जा रहा था। तभी उसे सर्र करके एक आवाज सुनाई पड़ी। सर्र की आवाज उसे जंगल के रास्ते में सुनाई पड़ी। तो मदन चौंक कर एकदम खड़ा हो गया। मदन ने चौंक कर देखा तो क्या देखा? उसने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। तो उसने आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली। उसने सांप को देखा और क्या कहा सांप से? उसने कहा, सरक सरक कहाँ भागत है। भैया तुम इतना सरक सरक करके धीरे धीरे कहाँ जा रहे हो? सरक सरक कहाँ भागत है। अब उसके पास 5 पंक्तियां तैयार हो गई। जानत हो हम देखत हैं। अब उसने आगे की पंक्ति बनाना शुरू की। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे न बच सकते हो। क्या कहा उसने? जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। हमसे नहीं बच सकते तुम, क्योंकि सांप जो था वो उसके पास से सरक के गया था। तो उसने ये पंक्ति रची कि जानते हो ना मैं देख रहा हूं, मुझसे नहीं बच पाओगे। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी। उसने 7 पंक्तियां बना ली, एक पंक्ति और रह गई कि कुछ और मिल जाए तो बना ले। पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ ही जाएगी। मदन क्यों निश्चिंत था? कि इतनी पंक्तियां रास्ते में मिल गई, एक पंक्ति भी कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। अब मदन राजधानी पहुंचा तो वहां राजमहल का रास्ता ढूंढने में उसे समस्या खड़ी हो गई। राजमहल का रास्ता उसे पता ही नहीं था। राजधानी तो वह पहुंच गया तो पास ही खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, अरे भैया सुनो जरा, क्या आपको राजमहल का रास्ता पता है?
राजमहल का रास्ता मालूम है? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं, मुझे नहीं तो किसे मालूम होगा। उस आदमी ने उत्तर दिया, क्या कहा उसने, कि मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा, जैसे कि वह कहीं गुप्त व्यक्ति हो, कोई अंदर का ही व्यक्ति हो। तो मदन ने सोचा कि अवश्य यह कोई राजमहल का ही कर्मचारी होगा, क्योंकि ऐसी बात तो ऐसा कोई राजमहल का रास्ता अच्छे से वही जानता होगा जो राजमहल रोज जाता हो, है ना। तो उसने सोचा राजमहल का कोई कर्मचारी है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से रास्ता पता है। तो उसने रास्ता बता दिया। तब उसने मदन ने पूछा कि साहब आप कौन हैं, आप कौन हैं साहब? तब उस व्यक्ति ने कहा, उसने उत्तर दिया, धन्नु शाह। कि अरे वाह, क्या नाम था इस व्यक्ति का, क्या नाम था, धन्नु शाह। तो मदन को यह नाम सुनकर बहुत मजा आ गया। उसने दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी, एकाएक बिजली कौंधी। इसका मतलब क्या, बिजली दौड़ गई उसके दिमाग में, यानी उसका दिमाग चालू हो गया, तुरंत दौड़ने लगा। उसके दिमाग में एक पंक्ति बन गई, धन्नु शाह भाई धन्नु शाह। क्या पंक्ति बन गई, धन्नु शाह भाई धन्नु शाह। क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी पंक्ति की अपनी कविता की आखिरी पंक्ति बना डाली और वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर जाने से पहले जब सभी के सामने कविता सुनानी थी, उससे पहले उसने अपनी कविता पूरी दोहराई। क्या कविता बन गई थी उसकी, खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे न बच सकत है, धन्नु शाह भाई धन्नु शाह। इस प्रकार से उसकी कविता तैयार हो गई, है ना। कितनी मजेदार कविता बनाई है, लेकिन इसका अर्थ क्या है आखिरकार अभी आगे पता चलेगा। चलिए, तो राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके सभी कवि अपनी कविताएं सुना रहे थे। सब लोग कवि अब आ रहे थे, अपनी जो भी रचना बना करके लाए थे वो प्रस्तुत कर रहे थे, है ना। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। बारी आने पर यही खुदत खुदत का खोदत है, इस प्रकार से अपनी पूरी कविता उसने सुनाई। और वहां सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या करने लगे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्यों, क्योंकि इतनी विचित्र कविता थी कि उसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है भैया, आखिरकार क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का। लेकिन कोई भी यह नहीं दिखाना चाहता था कि हमें कविता समझ नहीं आई। क्यों, क्योंकि राजा के दरबार में बैठे हैं, राजा के सामने बैठे हैं, तो राजा के सामने अपने आप को मूर्ख साबित नहीं करना चाहते थे। सब ने ऐसी शक्ल बना दी कि हाँ हाँ हमें तो समझ में आ गई, और सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, है ना। पर असलियत क्या थी, किसी को उस कविता का अर्थ समझ में नहीं आया था। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। क्यों, क्योंकि असल बात तो यह थी कि राजा साहब को भी उस कविता का अर्थ समझ में नहीं आया था। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर, छज्जा यानी कि एक प्रकार से एक छत, घर के आगे जो थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसे बालकनी कहा जाता है, उसे ही यहाँ पर छज्जा कहा है। छज्जे पर खड़े होकर वह कविता को दोहराने लगे। कैसे, जोर जोर से गा गा कर उस कविता को दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह से पहेली को वो बूझ पाए। पहेली जो उस कविता में, राजा साहब को क्या लगा कि इस कविता में कोई पहेली बूझी हुई है जिसका उत्तर उन्हें ढूंढना है। तो वह परेशान हो गए और छज्जे पर खड़े होकर जोर जोर से उस कविता को उच्चारण करने लगे। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने को लूटने के सेंध में लगे रहे। क्या कर रहे थे, कुछ लोग राज दरबार में घुस आए और राजा का खजाना लूटने की योजना बना रहे थे। उनमें से एक चोर वही था, कौन था, धन्नु शाह, जो सुबह मदन को मिला था रास्ते में, है ना, जिसने राजमहल का रास्ता बताया था, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। वही धन्नु शाह असल में चोर था और वह चोरी करने राज दरबार में घुस गया था। उसी समय राजा साहब ऊंची आवाज में बोल पड़े, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए, क्योंकि वह भी खोद रहे थे ताकि रास्ता बना सकें। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें डर लगा कि क्या उन्हें किसी ने देख लिया था। डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। चोर शांत हो गए और गला सूखने लगा उनका। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। जमीन को खोदने के लिए और मुलायम करने के लिए वह साथ में पानी लाए थे। तो धन्नु शाह ने उठकर एक आधा घूंट पिया, क्योंकि
उनका गला सूख गया था, तो वह एक आधा घूंट पानी निगलने के लिए धीरे से पानी पीने लगा। तभी राजा ने क्या बोल पड़ा, राजा साहब बोल पड़े, सुरुर सुरुर का पीबत है। अब तो भाई साहब चोरों के तो काटो तो खून नहीं, चोरों को तो मतलब इतने सक बक रह गए चोर तो कि उनके काटो तो खून नहीं। यह भी एक मुहावरे का उपयोग किया गया है यहाँ भी। क्या अर्थ होता है इस मुहावरे का? काटो तो खून नहीं मतलब उन्हें इतना शौक लगा, इतना आश्चर्य हुआ, इतना ही वो डर गए कि उनको काटो तो खून नहीं, वो मानो मृत के समान वहां खड़े थे, है ना। सहम कर इधर उधर ताकने लगे कि कोई पकड़ तो नहीं लिया, किसी ने देख तो नहीं लिया। और तभी राजा साहब ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। क्या कहा राजा साहब ने? ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। और यह सुनकर चोरों ने तो सोच लिया कि भाई पक्का किसी तरह जान बचाकर भागा जाए, किसी ने हमें देख लिया है, अब तो पकड़े गए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे। अब उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और दबे पांव धीरे धीरे वहां से सरकने लगे कि भैया कुछ आवाज ना हो जाए और हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाएं। और उसी समय राजा की फिर आवाज आई। क्या आवाज आई? सरक सरक कहाँ भागत हैं, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत हो, धन्नो शाह भाई धन्नो शाह। क्या बोल पड़ा राजा बोल पड़ा, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नु शाह भाई धन्नु शाह। अरे इतना तो सुनते ही धन्नु शाह की तो सांसें वहीं रुक गई। धन्नु शाह तो सोचा कि अब कोई चारा नहीं है उसके पास, वो ना वहां से भाग सकता है ना निकल सकता है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता है। क्या कि दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा। क्या कहने लगा? क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अब भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ भी लिया नहीं है। वह अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया धन्नु शाह ने जाकर के कि हमने कुछ भी लिया नहीं है, आपका खजाना सही सलामत है, हम कुछ भी लूटा नहीं है और हमें क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। धन्नु शाह ने अपना जो जुर्म था वह कबूल लिया। राजा साहब तो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर छानबीन करवाई और छानबीन करवाई तो क्या पता चला कि उनका खजाना तो लुटते लुटते बचा है, उनका खजाना तो बस लुट ही गया था समझो। तो राजा साहब एकदम सक्के बक्के रह गए। मदन को बुलवाया गया, अगले दिन फिर मदन को बुलवाया गया और राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी उस कविता का कमाल है। जो विचित्र कविता उसने लिखी थी, असल में वह राजा को चोरों को पकड़ने में काम कर गई, उसमें मदद कर दी उस कविता ने। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया और वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन हो चुका था। तो देखा आपने कैसे एक कविता से एक गरीब माँ और बेटे का जीवन बदल गया और कैसे वो विचित्र कविता ने चोरों को पकड़ने में मदद कर दी। कितनी मनोरंजक और कितनी मजेदार कहानी थी, है ना। चलिए, तो इसी के साथ हमने पूर्ण कर लिया हमारा पाठ 11 कविता का कमाल। अगले वीडियो में हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास यानी इसके प्रश्नोत्तर। और वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।